गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? कार्बन कंपाउंड्स का क्लास 10 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज हम लोग देख रहे हैं और पिछले टॉपिक में टॉपिक नंबर 7 में हम लोगों ने देखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, क्रैकिंग क्या है, इथीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है और भी बहुत सारा चीज, बेंजीन के बारे में जाना हम लोगों ने, फेनॉल्स के बारे में जाना। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 अभी हम लोग देखेंगे। और आप एक चीज, हमारे चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे जो आपको 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म कर देंगे। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स हमारा मानना है कि यदि क्लास 10 के हिसाब से पढ़ाया जाए, क्लास 10, ध्यान देना, क्लास 10 के हिसाब से भी हम यदि पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस, तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटा लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इसीलिए टॉपिक्स पर टॉपिक बनता जा रहा है, तब भी ये खत्म नहीं हो रहा। टॉपिक 8 तक अभी हम लोग पहुंचे और मान के चलिए अभी हम लोग चैप्टर के 60% तक पहुंचे। इस चैप्टर में मे भी टॉपिक 12 तक पहुंचा जा सकता है, तब जाकर आपको सिलेबस जो है कंप्लीट होगा। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, टाइम एनफ है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ो। टाइम का देखो, टाइम का केयर मत करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छे से पढ़ो ताकि क्वेश्चंस एग्जाम में हर तरह की चीजों को कर दोगे। जैसे पिछले वीडियो में अभी हम बताए थे, फेनॉल क्या होता है, क्रैकिंग क्या होता है, नए वर्ड्स हैं, नए चीजें हैं ये, ठीक है। फेनॉल जो है वो किस कलर का होता है, ये सारी चीज को हम बताएं, फेनॉल का फॉर्मूला बताएं। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 8 को देखेंगे और सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे एलोट्रॉप्स। इसको नोट करिए आप। नोट करना क्या है इसमें, सर आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। चलो स्टार्ट कर दिया जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, किसी भी नंबर में आप लोग को एक चीज पता है कि किसी भी नंबर, मान लो जैसे 1628 को 125 से मल्टीप्लाई करना, एक ट्रिक आपको हम सिखाते हैं। 1628 को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो एक काम करो कि तुम सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो। 407 हो गया। अब तुम क्या करो कि मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 20 भी हो गया। अब एक काम करो कि डबल जीरो बढ़ा दो, बस काम खत्म हो गया, आ गया। किसी नंबर को तुम 125 से यदि मल्टीप्लाई करना है तो पहले 4 से डिवाइड करके इंटू 5 करके डबल जीरो बैठा दो। आप हमको ये बताओ 1768 का क्या होगा। 1768 का मल्टीप्लाई करो तो 125 से, और कमेंट बॉक्स में बताओ तो कितना होगा। समझ गए हम क्या बोले? सबसे पहले 4 से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, फिर डबल जीरो बैठा देंगे, काम खत्म। डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5, डबल जीरो, खत्म। तो कमेंट बॉक्स में इसको आप बताओ। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक एलोट्रॉप्स। चलो इसको नोट कर लो, आप नोट कर ले। चलो नोट कर लिए एलोट्रॉप्स। आलू ट्रॉपी नहीं, कितने बच्चे इसको आलू पढ़ेंगे? आलू ट्रॉपिक्स के बारे में नहीं बताया जा रहा, एलोट्रॉप्स के बारे में बताया जा रहा। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए देखते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या है? Allotropes are the non-metallic compounds having the same chemical properties but having different physical properties। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ये सारे वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे यहां पर। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एलोट्रॉप्स का मतलब यही होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग एक तरह से एग्जांपल ले लो कि हम लोग सारे ह्यूमन बींग्स जो है एक ही तरह के चीज का बना है। फ्लेश है, बोन्स है, हड्डी है, ठीक है, आंख कान नाक मुंह, लेकिन सबका क्या है? फिजिकल अपीयरेंस अलग है। तो सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा, भले ही केमिकल प्रॉपर्टीज सबका सेम काहे ना हो। तो हम लोगों को पढ़ना है इसमें कार्बन के बारे में। तो देखो ये, अच्छा ये याद रखना, ये नॉन मेटेलिक होगा, ठीक है। तो कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप्स। कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, ठीक है। कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है। तो इसको नोट करो आप। कार्बन का कौन कौन सा एलोट्रॉप्स है? 3 एलोट्रॉप्स। सबसे पहला एलोट्रॉप का नाम होता है डायमंड।
ठीक, दूसरा एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, GRAPHIT, दूसरा एलोट्रॉप ग्रेफाइट। तीसरा एलोट्रॉप का नाम है बकमिनिस्टर फुलरेंस, बकमिनिस्टर फुलरेंस, FULLERENC। क्या नाम है? बकमिनिस्टर फुलरेंस। समझ गया क्या नाम है? बकमिनिस्टर फुलरेंस, ग्रेफाइट और डायमंड। तो ये सारे कंपाउंड्स है। अब ये सारे क्या है? एलोट्रॉप्स है। ग्रेफाइट देखो, डायमंड का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो मेनली इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये होता है टेट्राहाइड्रन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रन मतलब 4 कार्बन एटम होता है। इसके अंदर कितना कार्बन एटम होता है? तो 4 कार्बन एटम होता है। कहां कहां होता है वो भी जान लो। एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। 4 कार्बन एटम हो गया ये। ठीक, अब हम बात होता है ग्रेफाइट का। ठीक, ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट को हम लोग देख लेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल। इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। इसका जो कार्बन होगा वो कहां होगा? 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? हेक्सागोनल। कैसा लिखेंगे? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर 6 कार्बन एटम होता है। कितना कार्बन एटम होता है? 6 कार्बन एटम। अब बात हो गया बकमिनिस्टर फुलरेंस का। तो बकमिनिस्टर फुलरेंस का जो स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि इसमें टोटल 60 कार्बन एटम है। टोटल कितना एटम है? 60 कार्बन एटम। अब ये 60 कार्बन एटम भी कैसे अरेंज होता है उसको भी समझ लो आप। इसका 60 कार्बन एटम भी कैसे अरेंज होता है उसको भी आप समझ लो। इसके अंदर जो है, इसके अंदर देखो ऐसे होता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। ठीक, 2 तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल और क्या बताया? पेंटागोनल और हेक्सागोनल। पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। पेंटागोनल लिख दे फिर से, चलो फिर से लिख देते हैं। पेंटागोनल स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। पेंटागोनल कितना होता है? तो पेंटागोनल होता है इसके अंदर 12 होता है। ठीक, और हेक्सागोनल कितना होता है? 20। तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर 12 होता है, हेक्सागोनल 20 स्ट्रक्चर होता है और टोटल कार्बन एटम होता है, ठीक है, 60 एटम टोटल होता है इसके अंदर। और इस तरह का स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा एक पॉइंट ये समझ लेंगे कि डायमंड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बस इसमें बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग को नहीं पढ़ना है क्लास 10 के सिलेबस में। और इसमें क्या होता है कि ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये जो है गुड कंडक्टर होता है। ठीक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको सबको पता है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, पूरे इन द अर्थ, ऑन द अर्थ भी कह लो तुम। अर्थ पे जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये, अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड होता है। ये जो होता है मेनली इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये स्लिपरी टू टच होता है, इसको हम लोग टच करेंगे ना तो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट जो है स्लिपरी टू टच होता है। ठीक है, ये सारे थोड़ा प्रॉपर्टीज को हम लोग को जानना जरूरी था, क्लास 10 में है ये सब। और बकमिनिस्टर फुलरेंस भी एक एलोट्रॉप्स है। ठीक है, तो आप अच्छा इसका भी यूज कोई पूछेगा कि कहां होता है, तो ल्यूब्रिकेशन में यूज होता है। ल्यूब्रिकेशन में, ल्यूब्रिकेशन मतलब समझ गए आप लोग, क्लास पढ़े होंगे 6, 7, 8 में। और ग्रेफाइट का तो आपको यूज पता है आपको, पेंसिल में यूज होता है। जो आगे का लिखने वाला होता है ना पेंसिल लीड में, जिसको कहते हैं पेंसिल लीड, तो पेंसिल लीड में ग्रेफाइट का यूज होता है। और डायमंड तो सबको पता है आप लोग, मम्मी के पास जो ज्वेलरी है उसमें डायमंड होगा, डायमंड यूज होता है ज्वेलरी में। ठीक, डायमंड जो है कैटरेक्ट सर्जरी में भी यूज होता है, कैटरेक्ट सर्जरी ऑफ आई। बहुत गंदा हो गया, अब हम कुछ इस बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा जगह भर गया। ठीक है, तो ऐसे करके लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, समझ गए। इसमें और एक यूज लिख लो ग्रेफाइट का, ये यूज होता है ग्रेफाइट का कूलेंट में यूज होता है। कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडा करने के काम में आता है उसके हीट को, तो ठीक है, कूलेंट में यूज होता है। ठीक,
तो इतना आप लोग लिख लो और इतना नोट कर लो कि एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स कार्बन का कितने टाइप्स का होता है, इसको आप नोट कर लो। चलिए हो गया। इसमें थोड़ा सा आप और भी ज्ञान ले लो जाते जाते। सल्फर का भी देखो एलोट्रॉप्स होता है, सल्फर का और फास्फोरस का। सल्फर और फास्फोरस का भी एलोट्रॉप्स होता है। तो एलोट्रॉप्स जो है सल्फर और फास्फोरस का कौन कौन सा होता है? तो सल्फर में होता है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर एक होता है, एक होता है प्लास्टिक सल्फर, और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर। तो मेनली ये सारे सल्फर्स होते हैं। ठीक, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो क्रीम में यूज होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज किया जाता है। प्लास्टिक सल्फर को जो है प्लास्टिक्स बनाने के काम में आता है, प्लास्टिक्स मेकिंग में काम आता है। ठीक है, प्लास्टिक मेकिंग में काम आता है। उसके बाद बच गया अब आपको रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर आपका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग रेसिस्टेंस, वो बैक्टीरिया रेसिस्टेंस, यूजिंग बैक्टीरिया रेसिस्टेंस मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल्स को बनाने के काम में आ जाता है जिसमें बैक्टीरियल अटैक ना हो, बैक्टीरिया से जो दूर रहे। अब बात तो हो गया फास्फोरस। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आप, लेकिन हम आपको नाम बता दिया, ऐसे कम से कम आपको पता तो रहे। फास्फोरस में देखेंगे तो एक होता है व्हाइट फास्फोरस आपको, जिसको कपूर कहते हैं हम लोग, कैम्फर जो पूजा पाठ में काम आता है, हरे रामा हरे कृष्णा जब करते हैं तो उसमें हम लोग वो धूप जलाते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस। उसके बाद रेड फास्फोरस आपको यूज होता है, रेड फास्फोरस का यूज होता है आपको उसमें फायर क्रैकर्स में, किसमें? फायर क्रैकर्स में यूज होता है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और एक होता है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ग्रीन फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट, रेड और ग्रीन फास्फोरस। तो ग्रीन फास्फोरस का मेनली यूज होता है मैच स्टिक्स में। मैच स्टिक्स जो बनता है ना, MATCH, मैच स्टिक्स जो बनता है, माचिस उचिस बनते हैं, आप देखे होंगे माचिस जहां बनता है ना, वहां यदि जाओगे मैच स्टिक्स, उसके ऊपर आगे का जो मैच स्टिक्स होता है ना, ये वाला हिस्सा जो काला वाला होता है, ये मेनली ग्रीन कलर का भी होता है। ठीक, ये होता है मैच स्टिक्स बनाने के काम आता है, मैच स्टिक्स में भी काम आता है। रेड फास्फोरस भी मैच स्टिक्स में बनाने के काम में आता है कभी कभी, मैच स्टिक्स। ठीक है, और कुछ जगह पे ग्रीन फास्फोरस को फायर क्रैकर्स में भी यूज किया जाता है। मतलब ग्रीन फास्फोरस और रेड फास्फोरस को हम लोग मैच स्टिक और फायर क्रैकर बनाने में यूज कर सकते हैं। और जैसे रॉकेट जलता है तो ऊपर देखोगे शादी में या दिवाली के टाइम में जो ऊपर लाइट जलता है ना, वो ड्यू टू रेड फास्फोरस और ग्रीन फास्फोरस होता है। तो ये सब हो गया एलोट्रॉप्स के बारे में बात। अब हम लोग देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसको नोट करिए आप। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज। चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो देखो होमोलोगस सीरीज क्या दिया हुआ है, इसको नोट करो, पहले हम बताएं। चलिए देखते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या है? A series of compounds in which hydrogen is replaced, hydrogen in a carbon compound, in which hydrogen in a carbon compound is replaced by the carbon compound, replaced by the carbon chain of the
सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? समझिए हम क्या बोले, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब आप समझो, अब क्या लिखा हुआ, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच, ठीक, a series of compound in which hydrogen in a carbon compound is replaced by the carbon chain of the same number of the same functional group। इसका मतलब है, ये बताना क्या चाह रहा है, इसको आप देखो ऐसे करके समझो, देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें ये बताना है कि जैसे आप एक एल्केन ग्रुप ले लो, ठीक, एल्केन ग्रुप, इसका कोई फॉर्मूला ले लो, मान लो बुटेन, एल्केन ग्रुप का कोई फॉर्मूला ले लो बुटेन, तो बुटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 आता है ना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, CnH2n+2 लगा लोगे कि नहीं? अब ANE का मतलब इतना तो लगाना ही पड़ेगा। बूट मतलब क्या होता है, N का मतलब 4, N का मतलब 4, इतना तो आप लोग को लगाना होगा। चलो लिख लिए। अब तुम बुटेन के जस्ट बाद वाला लिखेंगे तो क्या होगा, पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला होगा C5H12, ठीक है, C5H12 हो गया। इसके जस्ट तुम ऊपर वाला लिख लो, बुटेन के ऊपर वाला होगा प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, इतना आना चाहिए आपको, इतना आ गया। अब दोनों को माइनस करके देखो तो, C3H8 और C4H10, अब तुम माइनस करके देख लो, CH2, इन दोनों को तुम माइनस करके देख लो, इन दोनों को माइनस करके देख लो, CH2। अब तुम बुटेन के बाद वाला लिख लो, हेक्सेन का भी फॉर्मूला लिख के देख लो, C6H14, माइनस करके देख लो, इन दोनों को माइनस करके देख लो, CH2। इसका मतलब यही होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टीज है, यही होमोलोगस सीरीज है। तुम दूसरा कंपाउंड लिख लो, मान लो तुम एल्किन ग्रुप में लिख लो, एल्किन ग्रुप में मान लो तुम लिख लो, चलो हेप्टिन लिख लो। हेप्टिन का फॉर्मूला होगा C7H14, हेप्टिन के जस्ट बाद वाला कौन होता है, ऑक्टेन, C8H क्या होगा, C8H16। हेप्टिन के जस्ट ऊपर वाला तुम लिख लो हेक्सिन का क्या होगा, C6H12। तुम सबका डिफरेंस देखो, CH2, इन दोनों का डिफरेंस देखो, CH2। तो यही चीज था होमोलोगस सीरीज में बताया है कि यदि सेम फंक्शनल ग्रुप लोगे, सेम फंक्शनल ग्रुप यदि तुम खाली एल्केन लेके चल रहे हो तो एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख लो, उसके नीचे वाले का लिखते चलो, तुम CH2 का डिफरेंस आता जाएगा। ऊपर वाले का लिखते चलो तो CH2 छोटा होता जाएगा, और नीचे वाले का लिखते चलोगे तो CH2 बड़ा होता जाएगा। अब जैसे एल्किन ग्रुप में भी वही चीज है। अब ये नहीं कि एक यहां पर हम लोग एल्किन का ले रहे हैं, अब ऑक्टेन के बाद हम लोग लिख देंगे नोनाइन, तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब यदि हम लोग एल्कीन ले रहे हैं ENE ग्रुप का, तो तुम हमेशा ENE ही लेते चलो, और यदि हम लोग ANE ले रहे हैं तो ANE लेते चलो, यदि तुम YNE ले रहे हो तो YNE लेते चलो, यदि तुम YL ले चल रहे हो तो YL को लेते चलो। मतलब एल्केन ले रहे हो तो सिर्फ एल्केन, ऊपर वाला CH2 का छोटा, नीचे वाला CH2 का बड़ा। तुम एल्किन ले रहे हो तो ऊपर वाला CH2 छोटा, नीचे वाला CH2 का बड़ा होगा। अब यदि तुम एल्काइन या एल्काइल लेके चलोगे, एल्काइन लेके चलो या एल्काइल लेके चलो, तब भी वही होगा कि ऊपर वाले में जो होगा CH2 का कम आएगा और नीचे वाले में CH2 ज्यादा होगा। जैसे कोई एक कंपाउंड हम मान लो बोल दिए कि C3H7 है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्काइल है। एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला कौन सा है, ये प्रोपाइल, याद है ना, हम बताए थे कैसे है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, CH2 कम लिख दो, CH2 लेस लिख दो, लेस कर दो CH2, तो C2H5 होगा। ठीक, मतलब कि C3H7 दिया है तो इसमें से CH2 को माइनस कर लो, तो एक कार्बन निकल गया तो क्या आया, C2, 3 में से एक कार्बन गया, 2 निकल गया, हो गया। और 5 में से यहां पर से 7 में से 2 हाइड्रोजन निकला तो 5 हो गया। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, C3H7 दिया था और ऊपर वाला पूछा था, तो CH2 माइनस कर दो। देखो CH2 माइनस कर दो, CH2 माइनस किया तो 3 में से 1 गया 2, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5। इसके जस्ट मान लो नीचे वाला पूछेगा तो CH3 प्लस कर दो, CH3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, CH3 प्लस करके देखो तो C3H7 में CH3 को प्लस कर दो तो क्या होगा, C4H10। क्या आया, C4, अरे CH2 ना, CH2 ऐड करना है। समझ रहे हो कि नहीं,
हम समझ रहे हो क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट पेज पर अच्छे से बताते हैं। हाँ देखो, यदि तुमको मान लो यहां पर दिया था C3H7, ये कौन सा है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल है। तुमको इससे नीचे वाला पूछा है तो तुम CH2 को प्लस कर लो। 3 और 1 क्या होगा? C4H729, ये हो गया, ये बन गया बुटाइल। इसके ऊपर वाला पूछा है तो तुम क्या करोगे? CH2 माइनस कर लो तो क्या आएगा? CH2 माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा? माइनस करके बताओ, माइनस करके बताओ तो फटाक से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो माइनस करेंगे तो 1 माइनस करो तो C2, 7 में से 2 गया 5, तो ये क्या आ गया? इथाइल, ये हो गया इथाइल। ठीक, समझ गया? ऊपर वाला पूछेगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप में CH2 प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर लो। ऊपर वाले में अपवर्ड वाले में क्या करेंगे? अपवर्ड में माइनस CH2 करेंगे और डाउनवर्ड वाले में क्या कर लेंगे? इतना सारा कॉन्सेप्ट है कि आदमी क्या क्या बताएगा। डाउनवर्ड वाले में क्या करेंगे? डाउनवर्ड वाले में प्लस करेंगे CH2। अब इतना समझ लेना तुम, जैसे एक एग्जांपल हम तुमको बता रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स करके बताना हमको। C4H10 दिया है, इसके यहाँ पर मान लो A है, इसके यहाँ पर B है, इसके यहाँ पर C है, इसका नाम बताओ। चलो इसके बाद वाले का भी बताओ, डी वाले का बताओ तो कमेंट बॉक्स में, डी वाले का कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर मान लो E है और इसके ऊपर जो है F है, F वाले का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो जल्दी देखते हैं क्या बताओगे। जैसे इसका हम B का बना दे तुमको, इसमें से CH3 माइनस कर लो, CH2 माइनस कर लो तो क्या आएगा? A का नाम हो जाएगा C, अच्छा नीचे आना है प्लस, CH2 प्लस कर लो तो क्या आएगा? C5H12, A का नाम हो गया। B में फिर CH2 को प्लस कर लो, क्या आएगा? B का नाम होगा C6H14। इसी तरह से C और D का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। ऊपर वाले में जाओ तो CH2 क्या कर लो? माइनस कर लो तो क्या आएगा? C3H8 आ गया E का नाम। अब F का नाम बताओ तो कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग होमोलोगस सीरीज में देखोगे, फॉर्मूला निकालना आप लोग सीख गए हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज जब हम बताते हैं, इसको नोट कर लो। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अब हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या है कि इट्स जनरल फॉर्मूला, इट इज, अच्छा प्रॉपर्टीज में देखेंगे, इट इज अप्लाइड फॉर ओनली द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए ही अप्लाई होता है, ये क्लियर है ना? सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई होता है। ठीक, इट डिफर बाय CH2 एटम, CH2 एटम से डिफर करता है। तीसरा प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, प्रीसीडर, क्या भाई स्पेलिंग हुआ था? पहले वाला, चलो लिख लेते हैं, पहले वाला ऐसे सबसे बढ़िया लिख दो। CH2 लेस होगा, ठीक, लिख लेना। एंड बाद वाला मतलब सक्सेसर, ठीक है, बाद वाला मतलब सक्सेसर वाला CH2 मोर होगा, ठीक है, मतलब नीचे वाला डाउन वाला क्या होगा? CH2 में प्लस हो जाएगा, और अपवर्ड वाले में, ऊपर वाले में CH2 माइनस हो जाएगा। क्लियर? चलो इसके बाद देखेंगे कि क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय कार्बन का क्या? CH2 है ना, तो कार्बन का क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक मास 12 + 1 × 2 = 12 + 2 = 14 ग्राम। 14 ग्राम से डिफर करेगा। CH2 डिफर करता है तो मतलब 14 ग्राम डिफर करेगा। मतलब ऊपर वाले में क्या होगा? अपवर्ड वाले में 14 ग्राम लेस होगा, समझ रहे हो? और डाउनवर्ड वाले में क्या होगा? डाउनवर्ड वाले में 14 ग्राम ज्यादा होगा, 14 ग्राम ज्यादा होगा, मोर, 14 ग्राम प्लस, ठीक है, 14 ग्राम क्या होगा? मोर होगा। अभी हम आपको लिख के भी समझाएंगे इसको। चलो इतना नोट करो। इसका मतलब देखो, ये बताया है 14 ग्राम वाला कॉन्सेप्ट समझो।
जैसे ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर किसी का 70 है, तो ऊपर वाले का निकालना है तो 14 माइनस कर दो 56, नीचे वाले का पूछेगा मास, तो तुम इसमें क्या करोगे 17 प्लस 14 कर दो 84। बस यही कहा है। यदि इसका दिया हुआ ऊपर वाले का पूछेगा तो 14 ग्राम लेस कर दो, नीचे वाले का पूछेगा तो 14 ग्राम मोर प्लस कर लेना। पांचवा प्रॉपर्टी की केमिकल प्रॉपर्टीज gradually increases on going down and decreases on going अपवर्ड। मतलब ये बताया है कि जैसे ऊपर वाले पे गए हम, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, लेस होगा, इसका कम केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। इस वाले पे आएंगे तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये बताया यदि ये 70 है तो इसके ऊपर वाले का जब एटॉमिक मास 56 आएगा तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कम आएगा, और 70 के नीचे वाले का जब आएगा 84 तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज 70 वाले से ज्यादा होगा। तो जितना ऊपर वाले कंपाउंड होगा, सक्सेस प्रीसीडर होगा, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, कम होगा, और सक्सेसर होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मास नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मास नंबर। तो यहां लिख लो केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्ट, चलो लिख देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज, जितना कम मास उतना कम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये था होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टीज। और होमोलोगस सीरीज क्या होता था, डिफरेंस आपको हम बता दिए हैं। एक हम क्वेश्चन आपको इसमें देते हैं, जैसे कि एक कंपाउंड है, मान लो C3H दिया 8, इसके ऊपर वाले का और इसके डाउनवर्ड वाले का और इसके ऊपर वाले का आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ हमको, फॉर्मूला भी बताओ, और इसका मास क्या होगा ये भी बताओ, इसका मास क्या होगा और इसका भी मास क्या होगा ये बताओ। इसके नीचे वाले का और इसके ऊपर वाले का फॉर्मूला बताओ और मास बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितना होगा। यदि इसका मास होगा 12 × 3 + 1 × 8 तो ये हो गया 36 + 8 हो गया 44। यदि इसका मास 44 है तो ऊपर वाले का कितना होगा, नीचे वाले का कितना होगा, ऊपर वाले का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, नीचे वाले का केमिकल फॉर्मूला कितना होगा। चलो ठीक है, और ये भी बताना कि इन दोनों में से जैसे 3 हो गया, मान लो 1 2 3, तीनों में से केमिकल प्रॉपर्टी सबसे कम किसका होगा। मतलब ये 3 कंपाउंड हो गया 1 2 3, तो विच कंपाउंड हैज लेस केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सब कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के बताओ। चलो इसको नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए नोट करिए। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़े अब हम लोग। यस सर आगे बढ़िए, बहुत सारा चीज आप बता देते हैं सर ना। ऐसा लग रहा होगा बच्चों को कि बहुत सारा चीज बता दे रहे हैं। बहुत सारा चीज नहीं बता दे रहे, उतना ही बता रहे जो क्लास 10 के सिलेबस में है, लेकिन बहुत डिटेल्ड में बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि बहुत सारा चीज बता दे रहे हैं। तो आप लोग ये सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझो। और एक चीज देखो हम आपको कहना चाहेंगे, कोई भी टीचर स्कूल का हो, कोचिंग का हो, इवन कहीं का हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी हो, तो आप एक चीज जरूर से ध्यान दो। यदि आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो कोई भी चीजों को क्लियर करने के लिए वन शॉट वीडियो से नहीं हो जाता। यदि आप वन शॉट खाली वीडियो देख ले रहे हैं 45 मिनट्स का और पूरा कार्बन कंपाउंड्स आपको पढ़ा दे रहा है, तो वो आपको पढ़ा नहीं रहा है, वो आपको पढ़ा दिया, समझ रहे हो ना, आपको पढ़ा दिया कि भाई आप वन शॉट वीडियो देख लो और आप तुरंत जो है रातों रात आप कार्बन कंपाउंड्स के मास्टर बन गए। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई भी चैप्टर को तुम यदि 45-50 मिनट्स में सोचोगे कि हम कंप्लीट कर लें, तो तुम चैप्टर नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तुम एग्जाम्स के खाली टॉपिक कंप्लीट कर ले रहे हो, और जिससे तुम एग्जाम में किसी तरह से जाके वहां वोमिटिंग करके तो चल आओगे, और वो वोमिटिंग आदमी को हमेशा बदबू देगा। मतलब यदि कभी भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे, किसी भी टीचर, किसी स्टूडेंट के सामने, अपने जूनियर्स के सामने खड़े होगे, तो आप उस टॉपिक्स के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ वन शॉट वीडियो देखे हो। आप एग्जाम्स के लिए खाली प्रिपेयर्ड अपने आप को किए और किसी तरह से नहीं प्रिपेयर्ड किए, जान लो। तो इस तरह के चीजों से बचिए और किसी भी टॉपिक्स को आप डिटेल्ड वे में पढ़िए, ताकि आप
एग्जाम से भी हटकर जो चीजें हैं सोसाइटी में, यदि कोई आपसे जूनियर कभी पूछ ले कि भैया ये क्या होता है या दीदी ये क्या होता है, तो आप उस चीजों को बता सके। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्टी फील करेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की वन शॉट वीडियो देखकर। ठीक है, तो इस चीज को आप नोटिस करिएगा हम क्या बताएं आपको। अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है एक्चुअल में? सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही आपको देखो पता चल रहा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? द रिएक्शन इन विच a reagent substitutes का मतलब replaces an atom or group of atom from the reactants जिसका दूसरा नाम होता है substract, SUBSTRAT, substract। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच अ reagent substitute or replaces an atom or group of atom from the reactant substitutes is called as substitution reaction। ठीक है, substitution reaction। इसका मतलब देखो क्या कहा जाए, तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो, इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कोई एक यदि रिएक्शन है किसी एक ऐसे रिएक्शन में जिसमें क्या करेगा कि किसी भी एक मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस उसमें मिला देंगे जो क्या करेगा कि किसी एक एटम को रिप्लेस कर देगा। कहां से रिप्लेस करेगा? रिएक्टेंट से रिप्लेस करेगा। जैसे कि तुमको अब एग्जांपल हम देखो बताते हैं। मीथेन, ये क्या है? फॉर्मूला मीथेन का। मीथेन है, इसमें तुम मिला दो तुम इसमें मिला दो क्लोरीन गैस। ठीक है, मीथेन में तुम मिला दो क्लोरीन गैस मिला दो। ठीक, किसके प्रेजेंस में मिलाओगे? सनलाइट में। अच्छा, बात अब ये होता है कि सर सनलाइट क्यों लगा रहे हैं? तो तुमको एक चीज हम देखो बता रहे हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, यहां नोट कर लो, तुम इसको नोट कर लो, यहां नोट कर लो। ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी इनएक्टिव और इनर्ट नेचर। ठीक, ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी इजिली, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी इजिली, किसी से ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए सनलाइट हेल्प्स टू ब्रेक इट। सनलाइट क्या करता है कि इसको आसानी से ब्रेक कर देता है, लेकिन क्योंकि ये किसी से मिलता नहीं है तो सनलाइट की मदद से क्या करते हैं कि इस कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो हेल्प्स इट टू ब्रेक। ठीक, अब क्या है कि मीथेन को तुम मान लो क्लोरीन गैस के साथ मिला दिए। अच्छा, ये क्या है? क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्या है? क्लोरीन नहीं, क्लोरीन गैस है, क्योंकि Cl2 लिखे हैं। क्लोरीन तो सिर्फ ये होता है, ये इसको कहेंगे क्लोरीन, और यदि हम लोग इसको लिखेंगे Cl2 तो Cl2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया क्लोरीन गैस, हो गया क्लोरीन गैस। ठीक, अब क्या करेंगे? सनलाइट के प्रेजेंस में मिलाएंगे तो देखो एक क्या होगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन में से एक कार्बन कम कर दो, 4 कार्बन में से एक कार्बन कम कर दो। अब बाकी यहां पर क्या बच गया? 4 कार्बन में से एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को कम कर लो। समझ लो हम क्या बोल रहे हैं? 4 हाइड्रोजन है, समझ लो, अच्छे से समझ लो तुम। चलो, वीडियो क्लियर है? 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को तुम कम कर दो, क्लोरीन 2 होता तो एक क्लोरीन को यहां से भी निकाल लो। अब ये बनेगा क्या? तो ये बना, यहां पर से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो क्या हो गया? CH3। यहां से 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन कम हो गया तो यहां बन गया ये क्लोरीन आ गया। यहां बचा एक हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से 4 में से एक हाइड्रोजन निकल गया ऊपर, बच गया 3। 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन बाहर निकल गया, यहाँ एक क्लोरीन हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो, बन गया HCl। क्लियर है? 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, 3 हाइड्रोजन बच गए।
2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन बाहर निकल गया, 1 बच गया, 1 हाइड्रोजन क्लोरीन, 1 क्लोरीन यहां और 1 हाइड्रोजन यहां, मिलाकर HCl बना दो। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करेगा कि फिर यही कंपाउंड यहां पर आएगा CH3Cl, फिर तुम क्या करो कि इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ले आओ, फिर वही चीज, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन कम हो गया CH3, ठीक, 1 हाइड्रोजन यहां आ गया, ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहां आ गया, फिर इसको तुम क्लोरीन गैस से रिएक्ट करो, क्या करोगे, प्लस Cl2, फिर क्लोरीन गैस से तुम रिएक्ट करो, और यहां पर सनलाइट होना जरूरी है। चलो सनलाइट मिला दिए, अब क्या करेगा कि 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां से क्लोरीन निकलेगा, और यहां बनेगा CH2Cl, यहां 1 क्लोरीन इसमें का आ गया, तो CH2Cl2, और ये दोनों मिलाकर बन गया HCl। क्लियर है, नोट कर रहे हो, क्लियर, इतना देख लो, अच्छे से समझ लो पहले अच्छे से। चलो हो गया। अब तीसरे स्टेप में समझ लो, 1 हाइड्रोजन यहां से कम होगा, 1 क्लोरीन यहां से कम होगा, ये दोनों जाकर मिलाएगा HCl, 4 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन, Cl2 में से 1 क्लोरीन, यहां 3 का यहां 2 होगा, क्लोरीन 1 है यहां, इसमें का 1 इसमें आ गया, इसमें का 1 क्लोरीन यहां आ गया, तो हो गया 2 HCl बाहर। अब फिर इसको तुम ले आओ, CH2Cl2 प्लस फिर Cl2, फिर यहां पर सनलाइट, फिर यहां पर सनलाइट, क्या करेंगे, सनलाइट मिला दो, तो अब ये क्या बनेगा, फिर ये 2 से अब होगा 3, CH क्या होगा, 1 हाइड्रोजन कम, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन कम हो गया CH, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन इसमें चलाएगा, Cl3 और प्लस HCl, हो गया। अब देखो 4th स्टेप में क्या होगा, 4th स्टेप देखो अच्छे से समझ रहे हो, हाइड्रोजन कम होते जा रहा है, क्लोरीन बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन कम होते जा रहा है, क्लोरीन बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन देखो 4 3 2, अब क्या होगा, फिर इसको यहां ले आओ, CH3 प्लस Cl2, फिर यहां पर सनलाइट, फिर यहां पर सनलाइट, तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी खत्म, CCl4, क्लोरीन 3 था यहां 4, देखो 3 2 था 3 हो गया, 1 था 2 हो गया, 1 कुछ नहीं था वो 1 जुड़ गया, क्लोरीन 3 है तो 4 हो गया CCl4, और ये जो हाइड्रोजन इसमें 1 क्लोरीन इसका, 1 क्लोरीन इसमें आएगा, 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन आ गया Cl4, अब ये क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएगा, और ये बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इसको देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया CCl4, और पूरी तरह से हाइड्रोजन हटकर ये बन गया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें से ये सारा जो कंपाउंड्स है इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट का दूसरा नाम होता है सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता जा रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ठीक है। क्लोरीन एटम से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक चीज यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां ध्यान देंगे, CH4 4 का हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 स्टेप में हुआ। इसी तरह से आप हमको ये बताओ कि C2H6 है, इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताओगे। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि C2H6 ये ईथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीथेन का था। इसी तरह से सेम तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके दिखाओ हमको ईथेन का, और आपको 6 स्टेप में होगा, ये 6 स्टेप में होगा, ठीक है, 6 स्टेप होगा, तो क्योंकि C6 है। तो आप देख रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ सनलाइट का क्यों यूज किए हम लोग, वो भी हम आपको यहाँ पर बता दिए। तो देखिए बहुत सारे वीडियोस में यही चीज अभी हम कह रहे थे कि 1 शॉट वीडियो देखेंगे तो सिर्फ 1 शॉट का वीडियो का मतलब इस चैप्टर से खाली आप एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे, इसलिए ये सारी चीजों से बचिए, और 1 शॉट वीडियो देखने के बजाय लॉन्ग टर्म वीडियो देखिए जो आपके ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी और कंपटीशंस में आपको फोकस करे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। देखिए बच्चों, आज आप लोगों को हम एक चीज बताने के लिए आए हैं कि बहुत सारे चैनल्स है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स भी है, जैसे ये क्लास 10 का चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग,
कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है कि आजकल यूट्यूब पे देखेंगे कि 1 शॉर्ट वीडियोस है और हर शॉर्ट के वीडियो में लिखा रहेगा 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, मतलब कुछ भी पढ़ लीजिए 90%, कुछ भी पढ़ लीजिए 90%, ऐसा लेकिन होता नहीं है। यदि 1 शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस चैप्टर का आप एक भी क्वेश्चन जल्दी नहीं टच कर पाएंगे, सिर्फ टच कर लेंगे लेकिन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो 1 शॉर्ट वीडियो देखने के बजाय डिटेल्ड शॉर्ट वाले वीडियोस को देखिए, जहां पर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो रहा हो, आप चीजों को कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स में आप हर चीजों को कर सके। और ये नहीं कि बस 90%, 90%, 90% वाला सिर्फ हाथ ऐसे कर देने से 90% नहीं आता है। आपको हाथ ऐसे करने के लिए 90% लाने के लिए आपको 90% नहीं 100% मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका 90% नहीं 100% आएगा। तो अपना 100% दीजिए 100% लाने के लिए, ना कि 90% लाने के लिए आप अपना 9% दीजिए और रिजल्ट लेके आएंगे आप 90 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10% एंड यू विल बी अ लूजर एंड फेल्यूर। तो लूजर और फेल्यूर से बचने के लिए आप 90% वाले वीडियोस को छोड़कर 100% अपना दीजिए और अपने 100% वीडियोस वाले चैप्टर्स और टॉपिक्स को जहां भी किसी भी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको जहां पर लगे कि नहीं ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाया गया है, इस चैप्टर्स का 10, 12, 15 वीडियोस बना है, 8-10 वीडियोस से बनना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर इतना छोटा नहीं हो सकता है उसको आप आधे घंटे 1 घंटे 1 शॉट में देख लेंगे। तो ये सारी चीजों पे आप मेरे ध्यान दीजिएगा। और 90% इस तरह चिल्लाने से 90% नहीं आता है, 100% देने से आपका 90% नहीं 100% आएगा, क्योंकि 100 इज इक्वल टू 100 होता है, 90% इज इक्वल टू 100 और 100% इज इक्वल टू 90 कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए।